प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। आज हम राजस्थान कला एवं संस्कृति के एक महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान के दुर्ग का अध्ययन करेंगे। शुरू करते हैं हम प्राचीनतम अवशेष। राजस्थान में दुर्ग के प्राचीनतम अवशेष कहाँ मिलते हैं? कालीबंगा सभ्यता में मिलते हैं। कालीबंगा सभ्यता में क्या हुआ था? जो राजधानी थी उसकी किलेबंदी की गई थी, है ना। जैसे एक तो था नगर और यहाँ पे थी राजधानी। तो जो राजधानी थी उसका क्या किया गया था? दुर्गीकरण किया गया था, यानी उसकी किलेबंदी की गई थी, है ना। तो राजस्थान में दुर्ग के प्राचीनतम अवशेष कहाँ मिलते हैं? कालीबंगा सभ्यता में मिलते हैं। लिखित उल्लेख का मिलता है इसका? मनुस्मृति में मिलता है। सर्वाधिक दुर्ग कहाँ है भारत में? अब हमको ये प्रतीत होता है कि सबसे ज़्यादा दुर्ग राजस्थान में होंगे, लेकिन भारत में सर्वाधिक दुर्ग महाराष्ट्र में है, उसके बाद मध्य प्रदेश में है और राजस्थान का तीसरा स्थान आता है। राजस्थान में संख्या के मामले में सर्वाधिक दुर्ग तीसरे स्थान पर है राजस्थान। फिर हम पढ़ते हैं राजस्थान में सर्वाधिक दुर्ग कहाँ पे है? तो राजस्थान में सर्वाधिक दुर्ग है जयपुर जिले में। फिर कौटिल्य के अनुसार दुर्ग श्रेणी के 4 प्रकार बताए गए हैं। कौन कौन से बताए गए हैं? उदक। उदक यानी होता है जल दुर्ग। पार्वत दुर्ग यानी जो पहाड़ी पे बना हुआ दुर्ग। दानवन दुर्ग यानी जो मरुस्थल में बना हुआ दुर्ग है। और वन दुर्ग जो दुर्गम वनों में स्थित होता है उसे क्या बोलते हैं? वन दुर्ग बोलते हैं। अब जो महत्वपूर्ण है हमारे लिए वो ये है कि शुक्र नीति में कितनी श्रेणियां बताई गई है दुर्ग की? शुक्र नीति में 9 श्रेणियां बताई गई है। कौन कौन सी बताई गई है? एक तो है पारिक दुर्ग और एक यहाँ आएगा पारिद दुर्ग। दोनों देखो, मैं लिख रहा हूँ पारिक दुर्ग और यहाँ लिख रहा हूँ मैं पारिद दुर्ग। पारिद बना है परिधि से। किससे बना है? परिधि। परिधि यानी क्या होता है? जैसे ये दुर्ग है, उसके चारों ओर की जो रेखा है वो क्या कहलाएगी? परिधि कहलाएगी। तो चारों ओर जो मोटी दीवारें कर दी जाती है सुरक्षा की दृष्टि से, तो वो कैसा किला कहलाएगा? वो पारिद दुर्ग कहलाएगा। और ये पारिक दुर्ग, ये इसमें चारों तरफ क्या होगी? खाई होगी। जैसे किला है, चारों तरफ अगर खाई हो, ये गहरी खाई होती है, तो गहरी खाई हो तो वो किला क्या कहलाएगा? पारिक दुर्ग। और जिसके दीवारें हों वो क्या कहलाएगा? पारित दुर्ग। तो यहाँ पे दोनों में आप समझ लेना, यहाँ पे थोड़ा अंतर स्पष्ट होना चाहिए आपको कि पारिक और पारिद दोनों अलग अलग चीजें हैं। पारिक यानी देखो ख से क्या बन रहा है? खाई बन रहा है ना। और पारिद दुर्ग यानी परिधि हो, यानी चारों तरफ क्या हो? दीवारें हों, तो उसको क्या कहेंगे? पारिद दुर्ग बोलेंगे। अब पारिक दुर्ग किसको बोलेंगे? चारों तरफ गहरी खाई हो उसे क्या बोलेंगे? पारिक दुर्ग बोलेंगे। राजस्थान में लोहागढ़ सबसे अच्छा उदाहरण है पारिक दुर्ग का। एरन दुर्ग, एरन दुर्ग किसको बोलेंगे? कंटीली झाड़ियों से सुरक्षित, है ना। यहाँ पे एक चीज और लिख देना, दुर्गम रास्ते। क्या लिखोगे आप? दुर्गम रास्ते, उबड़ खाबड़ रास्ते, या फिर उबड़ खाबड़ ही बोल सकते हो आप, है ना। उबड़ खाबड़ रास्ता हो, दुर्गम रास्ता हो। दुर्गम यानी जहाँ जाना दुर्गम हो, यानी मुश्किल हो। तो कंटीली झाड़ियों से सुरक्षित ऐसा दुर्ग क्या कहलाता है? एरन दुर्ग कहलाता है। और वो कौन सा दुर्ग है? राजस्थान में सबसे अच्छा उदाहरण है रणथंभौर दुर्ग का। फिर आता है पारिद दुर्ग। मैंने बताया था चारों तरफ मोटी दीवार हो, तो चारों तरफ मोटी दीवार। फिलहाल सबसे अच्छा उदाहरण किसका है? कुंभलगढ़ का है। वैसे सब जगह होती है दीवारें, तो सब में होती है, लेकिन कुंभलगढ़ की दीवार है जो विशेष है। वन दुर्ग यानी चारों तरफ क्या होगा? घना जंगल हो, और उसका अच्छा उदाहरण कौन सा है? रणथंभौर किला। फिर आता है गिरी दुर्ग। गिरी दुर्ग यानी गिरी यानी क्या होता है? पहाड़। गिरी यानी क्या होता है? पहाड़ होता है। तो ऊंची पहाड़ी पर जो किला स्थित होता है, जो दुर्ग स्थित होता है, तो वो क्या कहलाता है? गिरी दुर्ग कहलाता है। राजस्थान में सर्वाधिक इसी प्रकार के दुर्ग है। राजस्थान में जो पहाड़ियों पर सबसे ज्यादा पहाड़ियों पर बने हुए दुर्ग है, तो सबसे ज्यादा श्रेणी के दुर्ग राजस्थान में गिरी दुर्ग श्रेणी के है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है चित्तौड़गढ़ किला। फिर आता है सहाय दुर्ग। सहाय यानी सहायता, सहायता मिल जाए जहाँ पे, वो क्या कहलाएगा? सहाय दुर्ग। राजा के लोगों, बंधु बांधवों का निवास होता है, तो वो क्या कहलाता है? सहाय दुर्ग कहलाता है। कुंभलगढ़ को इसमें ठीक माना गया है इस श्रेणी में। फिर आता है सैन्य दुर्ग। सेना की उपस्थिति वाला, जहाँ सेना की उपस्थिति हो, चाहे वो कैसी भी श्रेणी हो, लेकिन अगर सेना होती है तो वह दुर्ग सुरक्षित माना जाता है। इसलिए सैन्य दुर्ग को सर्वश्रेष्ठ दुर्ग माना गया है। 8वां दुर्ग है दानवन दुर्ग। दानवन यानी जहाँ रेतीला समुद्र हो,
समुद्र नहीं, रेतीला मरुस्थल हो, तो वो क्या कहलाएगा? दानवन दुर्ग। और उसका सबसे अच्छा कौन सा उदाहरण है? सोनारगढ़, जैसलमेर। अब ओदक दुर्ग। ओदक दुर्ग किसको बोलेंगे? जल दुर्ग को। चारों तरफ जल से घिरा होगा, उसको क्या बोलेंगे? ओदक दुर्ग बोलेंगे। उसका सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? गागरोन दुर्ग, झालावाड़। अब हमने 9 प्रकार के उदाहरण पढ़े, 9 प्रकार की श्रेणियां पढ़ी। कौन कौन सी थी? फिर से एक बार देख लेते हैं। पारेख दुर्ग यानी चारों तरफ खाई हो। एरन दुर्ग यानी कंटीली झाड़ियों से सुरक्षित दुर्गम रास्ते, उबड़ खाबड़ रास्ते। पारिद दुर्ग चारों तरफ मोटी दीवार हो। वन दुर्ग चारों तरफ घना जंगल हो। पारिद दुर्ग यानी चारों तरफ क्या हो? मोटी दीवार हो। वन दुर्ग यानी चारों तरफ घना जंगल हो। गिरि दुर्ग यानी ऊंची पहाड़ी पर स्थित हो। सहाय दुर्ग यानी राजा के लोगों, बंधु बांधवों का निवास, जो सहायता करने वाले लोगों का वहां पर जब उपस्थिति हो तो वो कौन सा कहलाएगा? सहाय दुर्ग कहलाएगा। और जब सेना की अच्छी उपस्थिति हो तो उसे क्या कहलाएगा? सैन्य दुर्ग कहलाएगा। सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन सा है? सैन्य दुर्ग बोला गया। सबसे ज्यादा कौन सा है राजस्थान में? तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं साइड में लिख रहा हूँ, सर्वाधिक श्रेणी वाला है, सर्वाधिक दुर्ग वाली श्रेणी कौन सी है राजस्थान में? है ना, तो कौन सी है वो? गिरि दुर्ग है। वहीं सर्वश्रेष्ठ दुर्ग किसको माना गया है? सर्वश्रेष्ठ दुर्ग माना गया है सैन्य दुर्ग। अब यूनेस्को में शामिल जो दुर्ग हैं, जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो दुर्ग शामिल किए गए हैं, जो किलों को शामिल किया गया है, कौन कौन से थे वो? देखो, सबसे पहले तो देखो, जून 2000 में 2013 में नोम पेन है। नोम पेन का है कंबोडिया में, कंबोडिया की राजधानी है। उसमें हुई थी विश्व विरासत कमेटी की बैठक। उसमें निम्नलिखित दुर्गों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी विश्व विरासत स्थल में शामिल कर दिया गया था। कौन कौन से हैं? चित्तौड़गढ़, कुम्भलगढ़, गागरोन, जैसलमेर, रणथंभौर और आमेर। है ना, आप एक छोटी ट्रिक है उसे याद रख सकते हो, चीकू, गाजर और आम। देखो, आप सबके याद करने के तरीके अलग अलग होते हैं, आप कैसे भी याद कर सकते हो अपनी सुविधा के अनुसार। अब दुर्गों से संबंधित कुछ विशेषता पढ़ लेते हैं। सीधे अपन भिड़ती दुर्ग नहीं पढ़ेंगे, पहले अपन थोड़ी सी भूमिका तैयार करते हैं कि दुर्ग में क्या क्या चीजें होती है, विशेषताएं क्या क्या होती है दुर्ग की, दुर्ग में कौन सी महत्वपूर्ण चीजें पाई जाती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले होता है, एक प्रकार होता है कागामुखी। प्रवेश द्वार संकरा एवं आंतरिक भाग जब चौड़ा होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे क्या बोलते हैं? कागामुखी बोलते हैं। है ना, कौवा क्या होता है? आगे से तो छोटा होता है और पीछे से जो कौवे का जो शरीर होता है वो बड़ा होता है, इसलिए ऐसे जो किले दुर्ग होते हैं उनको क्या बोला गया है? कागामुखी दुर्ग कहा गया है। और ऐसा राजस्थान में सबसे सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सा है? मेहरानगढ़ का। फिर आती है साबात। साबात पशुओं के मोटे चमड़े की छावन को कहते हैं। ये क्या होता है? एक चमड़े का एक एक यूं समझ लो आप, चद्दर नुमा एक बना होता है। उससे क्या होता है, ये इस तरीके से, जैसे ये चमड़े का मोटा सा एक जैसे दीवार टाइप से क्या, सॉरी, चद्दर टाइप से होता है, चमड़े का बना हुआ होता है। अब जैसे ये दुर्ग है ना, दुर्ग, यहाँ पे ये बड़ी बड़ी दीवारें हैं और दीवारों पे क्या है, यहाँ पे सैनिक है, जो क्या करता है, जैसे ही यहाँ पे कोई सैनिक आते हैं तो उन पे वो क्या करते हैं? तीर चलाते हैं या फिर गर्म तेल, गर्म पानी उसकी बौछार करते हैं, पत्थर मारते हैं। तो उससे बचने के लिए वो क्या करते हैं? एक नया आविष्कार किया गया था उस समय कि एक मोटे चमड़े की, जैसे मोटा चमड़े जिसकी किसकी होती है, भैंसे की वगैरह, वो मोटे चमड़े की एक ऐसी चद्र नुमा, एक बिस्तर नुमा एक आकृति बनेगी। अब इसके नीचे सैनिक छुपे हुए जाते हैं और यहाँ तक आते हैं, है ना, इसके ऊपर पत्थर वगैरह फेंकते तो नीचे उन पे असर नहीं होता है, और वो जाके क्या करते हैं, यहाँ पे नीचे जाके बारूद वगैरह लगा देते हैं, और बारूद से क्या होता है? दीवार को नुकसान होता है। तो उसके लिए क्या बनाई गई थी? साबात बनाई गई थी। फिर दूसरी चीज होती है पाशिब। पाशिब क्या होता है कि किले की दीवार के ऊंचाई तक मिट्टी तथा पत्थरों की सहायता से चबूतरा बनाया जाता था, जिसे पाशिब का कहते थे। पाशिब का निर्माण सरल नहीं था, क्योंकि पाशिब बनाने वाले कारीगरों एवं सैनिकों पर दुर्ग की प्राचीर से पत्थर के गोले बरसाए जाते थे। उन्हें सुरक्षा देने के लिए साबात बनाए जाते थे। देखो, देखो क्या होता था, जैसे एक चित्तौड़गढ़ किला है, जैसे, तो ये जैसे चित्तौड़गढ़ ये किला है, ये पहाड़ी है और यहाँ पे ये किला बना हुआ है ना। इसके पास में ही अकबर ने जब तीसरा साका था चित्तौड़गढ़ का, उस समय यहाँ पे एक पहाड़ी बनी थी, छोटी पहाड़ी बनी थी, छोटी क्या ऊंची पहाड़ी बनी थी, रेत की पहाड़ी बनी थी, जिसको मोहर मगरी कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे?
मोहर मगरी बोलते हैं। क्या बात है कि जैसे यहाँ पे जो तोपे, यहाँ से जो तोपों से हमला करते तोपे वहां पे पहुंच नहीं पाती ऊपर तक, तोपे यहीं जाके, तोपों के गोले थे वो यहीं जाके विस्फोट हो जाते और वो आगे जाके दीवारों पर नुकसान नहीं पहुंचा पाते थे। तो अकबर ने क्या किया कि रेत की एक बड़ी पहाड़ी बनाई। पहाड़ी बनी तो उससे क्या हुआ था कि यहाँ से जब अगर तोपे गोले छोड़ेगी तो क्या होगा, सीधे दीवारों से जाके टकराएंगे, जिससे क्या होगा, दीवारें क्षतिग्रस्त हो जाएगी। इसके लिए क्या किया था अकबर ने, सबको कहा था कि एक एक पहले, सबसे पहले तो कारीगरों को और मजदूरों को बुलाया था। तो वो क्या, थोड़ी जब बनाते तो इधर से क्या करते, वो पत्थर फेंकते हैं, काफ़ी चीज़ें तीर चलाते हैं, उससे क्या हुआ, काफ़ी मरते। तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हम ये काम नहीं करेंगे। तो इसके लिए अकबर ने क्या किया था कि मैं अगर एक एक तगारी रेत लाने के लिए एक मोहर दी थी, तो इस वजह से इस पूरी पहाड़ी को ही मोहर मगरी बोलते हैं। अब इस तरह जो मोहर मगरी है, ये भी क्या है, एक तरह का ये पाशविक का एक उदाहरण है। तो आप समझ गए पाशविक किसको बोलते थे। अब हम पढ़ते हैं जीव रखा के बारे में। जीव रखा क्या होता है, जीव रखा जिसको अंगरखा बोलते हैं, संस्कृत में कपिशिश बोलते थे, और उसका परिष्कृत रूप जो अपभ्रंश होकर क्या बन गया, कवासिस बन गया। तो क्या होता था, ये टेढ़े मेढ़े ढलान युक्त मार्गों एवं महत्वपूर्ण रास्तों पर बनाया गया एक छोटा गढ़ होता था जिसमें सैनिक रहते थे। देखो कुछ नहीं है ये, देखो जैसे ये हो गया किला। अब ये क्या करता है, जैसे यहाँ पे एक बना दिया छोटा सा, एक इधर बना दिया, एक इधर बना दिया, एक इधर बना दिया, है ना। चारों तरफ जो मेन जो रास्ते होते हैं वहाँ पे ये क्या बनाते थे, इस तरीके से ये जीव रखा बनाते थे। उससे क्या होता है, ये रास्तों पे बढ़ता था कि जैसे अगर के कोई शत्रु सेना हमला करने आ रही है तो पहले उसको यहाँ पे निपटना पड़ेगा, फिर उसको आगे जाना पड़ेगा। यानी उसको सुरक्षा देने के लिए, मेन जो किला है इसको सुरक्षा देने के लिए यहाँ से इस तरीके से ये बनाए जाते थे। इसको बोलते हैं जीव रखा। तो अब इसके बाद आता है जिसमें सैनिक रखे जाते थे, इसमें सैनिक रहते थे इनमें। अब आता है अपने पोल। शासक के निवास एवं शस्त्रागार तक पहुंचने के लिए अधिकाधिक संख्या में पोल का निर्माण किया जाता था। इन पोलों पर सैनिकों का कड़ा पहरा रहता था। सामान्यतः पोलों का नाम दिशाओं के आधार पर रखा जाता था, जैसे उत्तर दिशा की पोल ध्रुव पोल, पूर्व दिशा को, उत्तर में क्या होता है, हमेशा ध्रुव तारा रहता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, ध्रुव पोल। पूर्व दिशा में क्या होता था, सूरज उगता है पूर्व दिशा से, इसलिए उसका नाम क्या, सूरज पोल। एवं पश्चिम दिशा की पोल का नाम रखा जाता था चांद पोल। इस तरीके से इन पोलों का नाम होते थे। पोल कोई नहीं, प्रवेश द्वार होते थे। पोल क्या होते थे, प्रवेश द्वार। जैसे ये जहाँ शस्त्रागार या मेन राजा का निवास है, ये पूरा गढ़ हो गया। अब यहाँ पे जैसे यहाँ तक पहुँचने के लिए उसको अलग अलग पोलों से गुजरना पड़ता है। ये क्या होती थी, यहाँ पे ये पोल प्रवेश द्वार होते थे, है ना। अब यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए उनको इतने रास्तों से गुजरना पड़ता था। तो यहाँ से जाना आसान नहीं होता था, यहाँ से गुजरना, क्योंकि यहाँ पे सैनिकों का कड़ा पहरा रहता था। ये किसके लिए किया जाता था, शस्त्रागार जहाँ पे हथियार रखे जाते थे और राजाओं का निवास स्थान, उनको सुरक्षा देने के लिए ये इस तरीके से पोलों का निर्माण किया जाता था। बुर्ज, दुर्ग की प्राचीर को मजबूत करने के लिए उसके बीच बीच में गोलाकार बुर्ज बनाई जाने लगी, जो भीतर से पोली होती थी। ये एक प्रकार से जीवरखा कवासिस का ही परिष्कृत रूप थी। इसके भीतर सैनिक एवं युद्ध सामग्री संग्रहित की जाती थी। जैसलमेर दुर्ग में सर्वाधिक कितनी 99 बुर्जें हैं। बुर्ज क्या होता है, जैसे जैसे ये किला है, ये दीवार जा रही है इसकी, अब यहाँ से एक गोल अलग से निकाली जाएगी, ये बुर्ज है, ये वापिस बुर्ज है ना, ये वापिस बुर्ज है। इससे क्या होता था, देखो एक तो ये है कि एक विजन बढ़ जाता, दृष्टि बढ़ जाती थी। जैसे एक सैनिक यहाँ से देख रहा है तो उसको नज़र यहाँ तक की जाएगी, लेकिन एक सैनिक यहाँ बैठ के अगर देखेगा तो उसकी नज़र इतनी जगह पे जाएगी। तो एक तो यह है क्या है कि दृष्टि ठीक रह जाती थी कि यहाँ से देखना, काफ़ी चीज़ें देखी जा सकती थी। और वापस क्या होता था, जैसे अगर यहाँ पे कोई सैनिक है, यहाँ पे कोई सैनिक है, तो यहाँ से भी इस पे वार आराम से किया जा सकता था। इस तरीके से क्या किया जाता था, ये बुर्जें बनी जाती थी। तो जैसलमेर में सर्वाधिक 99 बुर्जें हैं। एक होता अरहट, ढेकुली, नाली, बैरो यंत्र, ये सब एक ही नाम है ना। ये चड़स जैसा यंत्र होता था जिसके माध्यम से पत्थर के गोले दूर तक फेंके जा सकते थे। तोपे एवं बंदूक आने से पूर्व इसका प्रयोग किया जाता था। गागरोन में आज भी ये यंत्र मौजूद है। रणथंभौर दुर्ग में प्राचीर यानी दीवार से शत्रुओं पर जल प्रवाहित करने की व्यवस्था थी।
जो अन्य किसी दुर्ग में देखने को नहीं मिलती। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि रणथंभौर दुर्ग में क्या होता था कि दीवार से क्या होता था कि जल फेंका जाता था। ये व्यवस्था थी कहाँ पे थी? रणथंभौर में। और ऐसी व्यवस्था और किसी दुर्ग में नहीं है। और ये अरहट क्या होता था? अरहट ये होता था कि पत्थर फेंकने का यंत्र होता था। इस तरीके से ये होता था, ये गोल, इसमें क्या रखा था? पत्थर रखा जाता था। और यहाँ से जैसे ये घूमता आगे, तो उससे क्या होता है, जो पत्थर है वो आगे फेंका जाता था। तो इसको क्या बोलते हैं? ढेकुली या फिर अरहट, नाली, भैरव यंत्र, सब ये इसी के नाम है। फिर एक आता है अणखला। अणखला क्या होता है कि आंखों में आया हुआ, है ना, आंखों में आ जाता है तो क्या होता है, बार बार हमले होते हैं उस पर। तो ऐसा दुर्ग को क्या क्या कहा गया है? अणखला किला कहा गया है। वह दुर्ग जो शत्रु की आंख में आया हुआ हो, अर्थात जिस पर बार बार आक्रमण होता हो, उसको क्या बोलते हैं? अणखला किला। सिवाना दुर्ग के लिए कहावत प्रसिद्ध है, जो कि सिवाना के दूसरे साके, जो कि किसके मध्य हुआ था? कल्ला रायमलोत और अकबर के मध्य। अकबर मतलब प्रत्यक्ष रूप से अकबर नहीं था, अकबर की सेना थी और इसकी उसका नेतृत्व कर रहा था मोटा राजा उदय सिंह। कौन कर रहा था? मोटा राजा उदय सिंह, जो जोधपुर का राजा था। इसने हमला किया था कल्ला रायमलोत पे। तो इसमें इसके लिए एक काफ़ी प्रचलित कथन है, कहावत है, जो बहुत प्रसिद्ध है। वो ये है, किल्लो अणकलो यूं कहे आव कला राठौड़, मुँह सिर उतरे मोहणो तो सिर बंदे मोड़। अब देखो ये क्या कह रहा है कि किल्लो अणकलो यूं कहे। अणकलो किसको बोला गया है? सिवाना को बोला गया है। किसको बोला गया है? ये सिवाना किले को कहा गया है। तो किल्लो अणकलो यूं, किला कह रहा है कौन? सिवाना किला कह रहा है। किससे कह रहा है? आव कला राठौड़। कला राठौड़ यानी कल्ला रायमलोत। रायमलोत राठौड़ों की एक शाखा है। तो इसको बोल रहा है कि आव कला राठौड़, मोह सिर कि आव कला राठौड़, मोह सिर उतरे मोहणो। मोहणो यानी कलंक। मोहणो यानी क्या होता है? कलंक। अब ये मोहण क्यों लगा? क्योंकि इससे पहले क्या होता हुआ था, मालदेव ने इस पे हमला किया था। किस पे? सिवाना दुर्ग पे। उस समय यहाँ पे डूंगर सिंह नाम का एक राजा था। राजा तो क्या कह सकते हैं, वहाँ पे एक शासक था जो किले को संभाल रहा था। उस पे जब हमला किया तो उसने बिना लड़ी किला मालदेव को सुपुर्द कर दिया। तो इस पे एक दाग लग गया। किस पे? सिवाना किले पे, कि भाई बिना लड़ाई मेरे को दे दिया गया। तो ये मेरे पे एक दाग लगा हुआ है, मेरे पे कलंक लगा हुआ है, ये मेरे सिर से उतर जाएगा, है ना, अगर तो युद्ध लड़ेगा तो। तो सिर बंधे मोड़। मोड़ मतलब सिर पे बांधे जाने उस सांपे पे जो मोड़ लगाते हैं, वो तो किसके बन जाएगा? कल्ला राय मलोद के बन जाएगा, है ना। यानी ये एक बहुत ही अलग वीर रस की ये कहावत है। अब अपन चालू करते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में। अब किलों के बारे में हम पढ़ना शुरू करते हैं। अभी तक हमने क्या किया था? बेसिक बेसिक चीज़ें पूरी की थी कि भाई किले में ये विशेषता जो होती है, किले के प्रकार क्या होते हैं, कौन कौन सी श्रेणियाँ होती हैं। और अब हम शुरू करने वाले हैं एक एक पर्टिकुलर एक एक किले के बारे में। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग राजस्थान में क्या है? सबसे लोकप्रिय दुर्ग माना जाता है। सबसे बड़ा किला चित्तौड़गढ़ किला ही। इसके उपनाम क्या क्या है? चित्रकूट। प्राचीन नाम क्या था इसका? चित्रकूट। इसको पहले क्या कहते थे? चित्रकूट बोलते थे। दुर्गों का क्या है? ये सिरमौर है, सबसे बड़ा है तो सिरमौर है। राजस्थान का गौरव, ये किसने बोला? सूर्यमल मिश्रण की कविताओं में ये इसको राजस्थान का गौरव बोला गया है। विचित्रकूट दुर्ग किसको समय बोला जाता था? कुंभा के समय इस दुर्ग का क्या नाम था? विचित्रकूट, है ना। इसके बारे में प्रचलित कथन क्या है? गढ़ तो चित्तौड़ बाकी सब गढ़ैया। अब विशेषताएं क्या क्या है इसकी? किसकी? चित्तौड़गढ़ दुर्ग की। एकमात्र दुर्ग जहाँ कृषि की जाती है। अब यूं मान लो आप थी, है ना, एकमात्र दुर्ग जहाँ कृषि की जाती थी ये, है ना। अब पहले की बात है जब पहले की जाती थी पहले, है ना। अब तो जैसे वहां पे की जाती है, यहाँ पे कुंभलगढ़ में भी की जाती है। धानवंत दुर्ग को छोड़कर अन्य सभी विशेषताएं इस दुर्ग में पाई जाती है। धानवंत दुर्ग यानी जो मरुस्थल में पाया जाता है। मरुस्थल तो है नहीं, तो यहाँ पे ये विशेषता हो ही नहीं सकती। अब क्या है कि राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय दुर्ग है। आवासीय यानी लोग रहते हैं जहाँ पे, लोग बहुत जगह रहते हैं, है ना, बहुत सारे किलों में रहते हैं, जैसलमेर में भी रहते हैं, चित्तौड़गढ़ में रहते हैं, कुंभलगढ़ में रहते हैं। तो यहाँ पे जो चित्तौड़गढ़ में जो आवासीय दुर्ग है ना, जो आवासीय जो यहाँ लोग रहते हैं, तो सबसे बड़ा आवासीय दुर्ग है, यानी सबसे ज़्यादा लोग कहाँ रहते हैं? तो राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय दुर्ग कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में है। इसे दक्षिणी सीमा का प्रहरी कहा जाता है ना। देखो सबसे पहले देखो, अब जैसे ये राजस्थान, ये राजस्थान है। यहाँ पे जो उत्तर में है बटनेर, कौन सा है? बटनेर। यहाँ पे है जैसलमेर, और यहाँ पे है चित्तौड़गढ़। यहाँ पे है ना, यहाँ पे इस जगह पे चित्तौड़गढ़। और यहाँ पे भरतपुर है। भरतपुर में एक दुर्ग है, उसका नाम है
लोहागढ़। तो लोहागढ़ दुर्ग है, तो देखो जो उत्तरी सीमा का प्रहरी किसको कहा गया है? पटनेर दुर्ग को कहा गया है। पश्चिमी सीमा का प्रहरी जैसलमेर, दक्षिणी सीमा का प्रहरी चित्तौड़गढ़ और पूर्वी सीमा का प्रहरी लोहागढ़। तो ये 4 दिशाओं में है ना? तो ये आपको ध्यान रखने के प्रहरी के नाम से क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तरी सीमा का प्रहरी कौन सा है, पश्चिमी सीमा का प्रहरी कौन सा है। तो चित्तौड़ को कौन सा बोला गया है? चित्तौड़गढ़ को दक्षिणी सीमा का प्रहरी। सर्वाधिक साके इस दुर्ग में ही हुए हैं। इसकी आकृति कैसी है? मछली के समान, है ना? कभी कभी परीक्षा में आता है व्हेल मछली के समान, तो दोनों एक ही बात है, मछली के समान और व्हेल मछली के समान। इसकी अवस्थिति किस जगह पर है? देखो, एक तो गंभीरी और बेड़च, दो नदियां हैं। गंभीरी और बेड़च नदी के किनारे मेसा के पठार पर अवस्थित है ना? देखो ये दो नदियां, एक तो है गंभीर और एक नदी है गंभीरी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो गंभीरी है ना, यहाँ पे तो है चित्तौड़गढ़, और जो गंभीर है उसके किनारे हैं श्री महावीर जी। ये कहाँ पे पड़ता है? करौली में। और गंभीरी नदी के किनारे कौन है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। और गंभीर नदी के किनारे क्या है? श्री महावीर जी करौली, जैन का मेला पड़ता है। और अपन ने पढ़ रहे हैं गंभीरी। गंभीरी एवं बेड़च नदी के किनारे मेसा के पठार पर अवस्थित है। मालवा व गुजरात की सीमा पर स्थित है ना? मालवा व गुजरात की सीमा पे स्थित है। तो दिल्ली से मालवा और गुजरात जाने के मार्ग पर ये किला आता था, इसलिए ये सामरिक दृष्टि से, सामरिक दृष्टि यानी समर प्लस एक सामरिक युद्ध वाली स्थिति के कारण, है ना, सामरिक स्थिति के काफी ये महत्वपूर्ण है। फिर इसका निर्माण चित्रांगद मौर्य ने कराया। किसके अनुसार? वीर विनोद श्यामल दास ने लिखी थी और कुमारपाल प्रबंध के अनुसार इसका निर्माण किसने करवाया था? चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। तदुपरांत बाद में 734 ईस्वी में बप्पा रावल द्वारा मान मौर्य से छीन लिया गया। मान मौर्य से किसने छीन लिया था? बप्पा रावल ने छीन लिया था। फिर इसका वापस पुनर्निर्माण करवाया। पुनर्निर्माण किसने करवाया इसका? महाराणा कुंभा ने करवाया था। ऐतिहासिक दृष्टि देखी जाए तो यहाँ ऐतिहासिक रूप से 3 शाखे हुए जो राजस्थान में सर्वाधिक है। सर्वाधिक शाखों वाला दुर्ग कौन सा है? चित्तौड़गढ़। देखो कब को हुए थे? एक तो 1303 में हुआ था, रावल रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य। और जौहर किसने किया था? रानी पद्मिनी द्वारा। किले का नाम, जब अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले को जीत लिया तो इसका नाम बदल कर क्या कर दिया? खिजराबाद कर दिया था। फिर 1535 ईस्वी में विक्रमादित्य जब थे उस समय हुआ था। उस समय रावत बाघ सिंह तो लड़े थे। केसरिया क्या था उन्होंने? रावत बाघ सिंह देवलिया यानी प्रतापगढ़। रावत बाघ सिंह देवलिया और गुजरात के शासक थे बहादुर शाह। दोनों में जब युद्ध हुआ तो केसरिया तो क्या था? रावत बाघ सिंह देवलिया ने। और जौहर क्या था? रानी कर्मावती ने। किसने किया था? रानी कर्मावती द्वारा जौहर किया गया था। फिर एक तीसरा शाखा जो था, अंतिम शाखा 1568 ईस्वी में राणा उदय सिंह के समय हुआ था। उस समय केसरिया किया था? जयमल राठौड़ मेड़ता के थे। और पत्ता सिसोदिया ये कहाँ के थे? आमेर के थे। और सामने कौन थे? अकबर। अब जौहर किसने किया था उस समय? फत्ता सिसोदिया की रानी फूल कंवर द्वारा जौहर किया गया था। अब प्रमुख स्थल देख लेते हैं। इसके प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं? देखो, कुल द्वार किसमें? 7 द्वार है। कितने द्वार है इसमें? 7 द्वार है, जिसको पोल कहा जाता है। पहला जो दरवाजा है उसे पांडु पोल कहते हैं। पहला दरवाजा पांडु पोल और अंतिम दरवाजा राम पोल। तो पांडु पोल जो था, इस पोल के निकट रावत बाघ सिंह की छतरी बनी हुई है। कौन रावत बाघ सिंह? जो दूसरे साके में जिन्होंने केसरे किया था। 7वां जो अंतिम पोल है राम पोल, इसके निकट फतेह जी की छतरी बनी हुई है। भैरव पोल एवं हनुमान पोल के मध्य कल्लाजी राठौड़ एवं जयमल राठौड़ की छतरियां बनी हुई है। कल्लाजी राठौड़ जिन्हें 4 हाथों वाला देवता कहा जाता है। और यहाँ पे त्रिपोलिया दरवाजे भी इसी किले में स्थित है। प्रमुख महल देख लेते हैं। महल कौन कौन से हैं? देखो, एक तो है फतेह प्रकाश महल। इसका निर्माण राणा फतेह सिंह ने करवाया था और यहाँ पे फिलहाल में संग्रहालय संचालित है। नौलखा महल बनवाया था, निर्माण किया था बनवीर द्वारा। जब कुछ टाइम के लिए जब शासक बना था मेवाड़ का, उस समय बनवीर को लगा था कि मैं अवैध रूप से शासक बना हुआ हूँ तो मुझे कभी भी सरदारों द्वारा हटाया जा सकता है। तो बनवीर ने एक अंतः दुर्ग बनाने की शुरुआत की थी, यानी किले के अंदर ही एक छोटा किला, है ना, ताकि उसकी सुरक्षा की दृष्टि से
महत्वपूर्ण हो, इसके लिए उसने नौलखा महल एक तरह से ये एक शुरुआती रूप से एक किला बनाया गया था इसको, किले के अंदर किला, अंतर किला जिसको बोलते हैं। फिर भामाशाह की हवेली यहीं पे है, लाखोटा बारी भी यहीं पे है। फिर यहाँ पे है हिगलू अहाड़ा के महल। अहाड़ा देखो, आप समझना बात को, आहड़ जो था, आहड़ जो नदी है, इसके किनारे से जब गहलोत निकले थे तो यहाँ से यूँ माना जाता था कि यहाँ के जो शासक है वो अहाड़ा लगाते थे। कौन? जो मेवाड़ के शासक है वो अपने आप को अहाड़ा लगाते थे। और यहाँ से जो दो शाखाएं निकली थी, एक तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर। तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर भी इसी शाखा के वंशज थे, तो वो भी अपने आप को अहाड़ा बोलते थे। तो डूंगरपुर का एक शासक था, उसका नाम था हिगलू, हिगलू अहाड़ा। तो उसका महल था यहाँ पे चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, इसलिए उस नाम से यहाँ पे उसका महल है। तो इस नाम से इसको हिगलू अहाड़ा का महल कहा जाता है। फिर यहाँ पे पद्मिनी महल, वजल महल, गोरा बादल के महल, ये यहाँ पे अवस्थित है। प्रमुख जल स्रोत कौन कौन से? एक तो त्रिमुखी बावड़ी है, चित्रांग मोरी तालाब। प्रमुख मंदिर कौन कौन से? एक तो है समितेश्वर मंदिर, जिसको त्रिभुवन नारायण मंदिर कहते हैं। इसके निर्माता कौन थे? भोज परमार। इसका जीर्णोद्धार, जीर्णोद्धार यानी फिर से पुनर्निर्माण करवाया, किसने करवाया? महाराणा मोकल ने करवाया। इसी कारण इसे मोकल मंदिर भी कहा जाता है। और ये कौन सी शैली में बना हुआ है? नागर शैली। नागर शैली यानी उत्तर भारत में जो मंदिर बनाने की शैली प्रचलित थी उसे नागर शैली कहते हैं। जब अपन मंदिर का टॉपिक पढ़ेंगे तब हम उसे विस्तार से पढ़ेंगे। फिर मीरा मंदिर, अभी सेकंड ग्रेड एग्जाम में भी आया था कि मीरा मंदिर का जब सुमेलित करने वाले थे उसमें, तो मीरा मंदिर कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ में। इसी मंदिर की मूर्ति आमेर शासक मानसिंह द्वारा ले जाकर आमेर के जगत शिरोमणि मंदिर में लगाई थी। जब आमेर का शासक था मानसिंह, जब वो यहाँ पे चित्तौड़गढ़ आया तो यहाँ से वो मूर्ति ले गया, कहाँ से? इस मीरा मंदिर में से, और उसने कहाँ लगा दी? जगत शिरोमणि मंदिर, जो उसकी पत्नी कनकावती, रानी कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में मंदिर बनवाया था, उसमें ये मूर्ति लगवा दी गई। इसी मंदिर के निकट संत रैदास की छतरी है। फिर अपन पढ़ते हैं कालिका मंदिर। मूलतः यह सूर्य मंदिर था। इसको थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि परीक्षा में आजकल ये पूछा जाने लगा है कि सूर्य मंदिर कहाँ कहाँ स्थित थे। तो यहाँ पे भी सूर्य मंदिर था पहले। मूलतः ये कौन सा मंदिर था? सूर्य मंदिर था, जिसके निर्माता मानमोरी थे। कुंभ श्याम मंदिर, निर्माण महाराणा कुंभा द्वारा, और कौन सी शैली में किया गया था? ये पंचायतन शैली। देखिए, एक तो उदयपुर में जगदीश मंदिर है, वो भी कौन सी शैली में बना हुआ है? पंचायतन शैली। पंचायतन शैली यानी 5 मंदिरों का समूह, उसको बोलते हैं पंचायतन शैली। तो उदयपुर में जगदीश मंदिर बना हुआ है, वो भी पंचायतन शैली में बना हुआ है। और ये जो कुंभ श्याम मंदिर है चित्तौड़गढ़ में, ये भी कौन सी शैली में बना है? पंचायतन शैली में। और अभी अपन ने पढ़ा था जो संबितेश्वर मंदिर है वो कौन सी शैली में बना था? नागर शैली में। फिर तुलजा भवानी माता का मंदिर, ये जो तुलजा भवानी माता का मंदिर है, ये छत्रपति शिवाजी की इष्ट देवी थी। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है, तुलजा भवानी मंदिर। अब इसके निर्माता कौन थे? बनवीर। बहुत ही शानदार महल बना हुआ है। बनवीर को लगा कि मैं थोड़ा अवैध रूप से शासक बन गया हूँ, तो कुछ अच्छा धर्म कर्म के कार्य कर दूं, ताकि लोगों को लगे कि मैं थोड़ा सा लोकप्रिय हो जाऊं। इस कारण से उसने यह मंदिर बनवाया था। फिर एक श्रृंगार चौरी, एक जैन मंदिर जो शांतिनाथ जैन तीर्थंकर थे उनको समर्पित है। इसके निर्माता कौन थे? कुंभा के मंत्री बेलका या बुलाकी भंडारी, इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। कुंभा ने अपनी पुत्री रमाबाई, जिसे वागीश्वरी भी कहा जाता है, का विवाह इसी स्थान पर करवाया था, इसलिए इसका नाम क्या है? श्रृंगार चौरी। और देखिए एक और मंदिर कौन सा है? सतबिस देवरी, ये भी जैन मंदिर है। देखिए जैन मंदिर कौन कौन से? एक तो श्रृंगार चौरी और सतबिस देवरी चित्तौड़गढ़ में, ये दोनों जैन मंदिर है ना। और एक आगे जैन कीर्ति स्तंभ पढ़ेंगे, वो भी क्या है? जैन जैन जो तीर्थंकर थे आदिनाथ उनको समर्पित है। तो सतबिस देवरी क्या है? सतबिस, सत यानी 7 और 20 यानी 20। सतबिस देवरी का मंदिर है ना, यानी 27 जैन मंदिरों का समूह है। ये कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में। अन्य स्मारक और काम क्या क्या है? एक तो विजय स्तंभ है ना, कीर्ति स्तंभ, महाराणा कुंभा द्वारा सारंगपुर युद्ध में विजय के उपलक्ष्य में ये बनाया गया था। और इसके बारे में अगर बाद में जब अपन स्तंभ पढ़ेंगे, जब स्मारक पढ़ेंगे, तब इसको अपन विस्तार से पढ़ेंगे। अभी केवल मोटे मोटे तौर पर पढ़ रहे हैं। जैन कीर्ति स्तंभ ये आदिनाथ ऋषभ देव को समर्पित है, और ये किसने बनवाया था? जैन जिजासा बघेरवाल द्वारा निर्मित है। अब अपन पढ़ते हैं गागरोन दुर्ग। गागरोन दुर्ग, इसका प्राचीन नाम क्या है? गरघाटपुर, है ना। और डोड परमा राजपूतों ने, है ना, परमा राजपूतों की शाखा थी डोड, उन्होंने यहाँ पे शासन किया था, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? डोडगढ़ भी रखा था। दुल्लरगढ़ भी एक प्राचीन नाम था इसका।
खिंचीवाड़ा, चौहान वंश के खिंची शाखा के देव सिंह खिंची द्वारा गौड़ परमारों को पराजित कर स्थापना के कारण इसका नाम क्या रख दिया, खिंचीवाड़ा। और निर्माण किसने करवाया था इसका, डोड परमार शासक बिजल देव द्वारा, है ना, डोड परमार शासक बिजल देव द्वारा 11वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया गया था। विशेषता क्या है इसकी, एक तो ये बिना नींव का किला है ना, जो दो नदियां हैं यहाँ पर, आहू और काली सिंध, इसके किनारे पे है, और यहाँ पे कोई मजबूत चट्टानें हैं, तो मजबूत चट्टानों के ऊपर इसका निर्माण कराया गया था, तो बिना नींव का इसको बनाया गया है। और ये सर्वश्रेष्ठ जल दुर्ग को अपन ने पढ़ा था, कौन सी श्रेणी का दुर्ग होता है, ओदक दुर्ग, है ना, तो सर्वश्रेष्ठ जल दुर्ग है ये। यहाँ से 100 वर्षीय पंचांग तथा पत्थर बरसाने का यंत्र ढेकुली लगा है। यहाँ से देखिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, 100 वर्षीय पंचांग यहाँ से मिला है। कहा जाता है कि यहाँ से पूरे भारत में सप्लाई होता था ये पंचांग। अब ये अवस्थिति देख लेते हैं, ये दुर्ग कहाँ अवस्थित है। एक तो मुकुंदरा पहाड़ियाँ, है ना, विंध्याचल पर्वत श्रेणी का भाग है, ये आपको ध्यान देना, ये अरावली का भाग नहीं है। मुकुंदरा पहाड़ियाँ अरावली का भाग नहीं है, ये किसका भाग है, ये विंध्याचल का भाग है ना। इसमें आहू और काली सिंध नदियों के संगम, अब ये दोनों आहू और काली सिंध जहाँ मिलती है ना, उसको सामेला बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सामेला। तो आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर ये स्थित है। अब प्रमुख स्थल देख लेते हैं, यहाँ के क्या क्या स्थल है इसके। एक तो बुलंद दरवाजा, मुख्य प्रवेश द्वार है, किसने बनवाया था, औरंगजेब ने बनवाया था। जालिम कोट, परकोटा था ये, परकोटा यानी चारों तरफ दीवार करना, उसको बोलते हैं परकोटा, उसको नाम है जालिम कोट। ये किसने बनवाया था, झाला जालिम सिंह ने बनवाया था, है ना, जिसने झालावाड़ के संस्थापक कौन है, झाला जालिम सिंह। मधुसूदन जी का मंदिर कौन किसने बनवाया, कोटा शासक दुर्जन साल ने बनवाया। आपको ज्ञान होना चाहिए कि झालावाड़ पहले कोटा का भाग था, कोटा रियासत का भाग था। बाद में झाला जालिम सिंह जब वहाँ के प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने धीरे धीरे अपने आप को पृथक करके एक नई राजधानी बनाई, एक रियासत बनी, जिसका नाम क्या था, झालावाड़, है ना। तो पहले वो किस में आता था, कोटा रियासत में आता था। तो जब कोटा रियासत में आता था, तो कोटा के शासक थे दुर्जन साल, तो उन्होंने यहाँ पे मंदिर बनवाया था। कौन सा मंदिर बनवाया था, मधुसूदन जी का मंदिर। एक है मिट्टी शाह की दरगाह, हमीदुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, इसको किसने बनवाया था, औरंगजेब ने बनवाया था। ये जो हमीदुद्दीन चिश्ती था, ये किसके साथ भारत में आया था, खिलजी के साथ में भारत आया था, है ना। और जब यहाँ के शासक थे जयत सिंह चौहान, उस समय ये कहाँ पे आए थे, गागरोन आए थे। अब औरंगजेब ने यहाँ दो निर्माण कराए थे, अभी पहले आपको बताया, एक क्या था, बुलंद दरवाजा, ये भी किसने बनवाया था, औरंगजेब ने। और एक मिठे शाह की दरगाह है, हमीदुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, ये भी किसने बनवाई, औरंगजेब ने बनवाई। एक यहाँ पे है संत पीपा की छतरी, है ना। संत पीपा था उनका जो मूल नाम था, वो प्रताप सिंह खींची था, है ना। ये रामानंद के प्रमुख शिष्यों में से एक थे संत पीपा। तो संत पीपा की छतरी जो है प्रताप सिंह खींची, जो यहाँ के शासक थे उस समय, है ना। इन्होंने फिरोज शाह तुगलक को हराया था, है ना। बाद में इन्होंने वैराग्य धारण कर दिया और वो संत बन गए थे। एक यहाँ पे पहाड़ी है गीद कराई पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी है, गीद कराई पहाड़ी। इसी स्थान से राजनीतिक कैदियों को मृत्युदंड दिया जाता था, है ना। यहाँ पे क्या कि एक गहरी खाई है, तो यहाँ से इस पहाड़ी से नीचे जो कोई कैदी होता था, राजनीतिक कैदी, उसको यहाँ से फेंक दिया जाता था, वो यहाँ पे गिर के मर जाता था। और मरता था तो कौन खाता आता था इनको, गिद्ध वगैरह खाने आते थे, इसलिए पहाड़ी का नाम ही क्या रख दिया, गीद कराई पहाड़ी। अब यहाँ पे दो साके हुए थे, ये आपको ध्यान रखना है। साके कितने हुए थे, दो साके हुए थे। चित्तौड़गढ़ में कितने साके हुए थे, 3 साके हुए थे। पहला साका हुआ था अचलदास खींची और होशंग शाह। होशंग शाह कौन था, मांडू, है ना, मालवा की राजधानी क्या थी, मांडू, मालवा की राजधानी मांडू, वहाँ का शासक कौन था, होशंग शाह, है ना। इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था अचलदास खींची और होशंग शाह का। उस समय पहला साका हुआ था, केसरिया किसने किया था, अचलदास खींचे ने किया था। और जौहर किसने किया था, उमादे सांकले ने, उमादे सांकली और लाली मेवाड़ी, ये दोनों इन्होंने जौहर किया था। इसका वर्णन कहाँ मिलता है, एक अचलदास खींची वचने का पुस्तक है, इसको किसने लिखा था, शिवदास गार्डन ने लिखा था। तो आपको ये अक्सर परीक्षा में आता रहता है कि अचलदास खींची वचने का पुस्तक के लेखक कौन है, शिवदास गार्डन। दूसरा शाखा हुआ था वो 1444 में, पहला 1423 में, दूसरा 1444 में। ये हुआ था पालन सिंह, है ना, यहाँ के शासक कौन थे, पालन सिंह। और महमूद खिलजी कौन थे, मालवा के। उस समय ये दूसरा शाखा हुआ था। और ये जो पालन सिंह थे ना, ये अचलदास खिलजी के पुत्र थे। गागरोन का नाम, है ना, जब महमूद खिलजी ने इसको जीत लिया था गागरोन को, तो इसका नाम क्या रख दिया, मुस्तफाबाद, मुस्तफाबाद नाम रख दिया था। अभी अपन ने पढ़ा था, जब खिलजी ने चित्तौड़गढ़ को जीता था, तो क्या नाम रख दिया था, खिजराबाद। और यहाँ पे क्या नाम रख दिया, मुस्तफाबाद। वो खिलजी अलग है, ये खिलजी अलग है, ये ध्यान रखना। अकबर ने गागरोन
पृथ्वीराज राठौड़ को जागीर में दे दिया था, है ना। बीकानेर के जो थे राजकुंवर थे, कौन, पृथ्वीराज राठौड़, इनको जागीर के रूप में दे दिया था क्या, गागरोन। और यहीं बैठकर पृथ्वीराज राठौड़ ने, है ना, वेली कृष्ण रुक्मणिरी पुस्तक लिखी थी। कौन सी पुस्तक लिखी थी, वेली कृष्ण रुक्मणिरी, ये पुस्तक लिखी थी यहाँ। और दूरसा आडा जो थे, उन्होंने इस किताब को, किसको, वेली कृष्ण रुक्मणिरी, इस किताब को पांचवा वेद और 19वां पुराण की संज्ञा दी थी। यानी वेद कितने, 4, लेकिन वो इतना अच्छा था कि इसको पांचवें वेद की संज्ञा दे दी। और 18 पुराण है तो इसको 19वें पुराण की संज्ञा दी थी। किसने दी थी, दूरसा आडा ने। अब दूसरा, अब नया दुर्ग आता, अपन क्या पढ़ते हैं, कुंभलगढ़। ये राजसमंद जिले में स्थित है। इसके उपनाम क्या क्या है, देखो, एक तो मच्छेंद्रगिरी, हेमकूट, ये पहाड़ियों के नाम थे वहां पहले, है ना। मच्छेंद्रगिरी, हेमकूट, मेवाड़ का मेरुदंड, ये क्या, संकटकालीन राजधानी है मेवाड़ की, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, मेवाड़ का मेरुदंड। मेवाड़ के शासकों की शरण स्थली तथा संकटकालीन राजधानी थी। इसको, इसके क्या, कंगूरे बहुत ऊंचे हैं, है ना, काफी ऊंचे ऊंचे दीवारें हैं। देख के कर्नल टोड ने इसको एट्रस्कन दुर्ग की संज्ञा दी थी। एट्रस्कन दुर्ग कहाँ पे है, ये रूस में अभी। तो एट्रस्कन दुर्ग भी, उसमें भी बड़ी बड़ी दीवारें हैं, तो इस कारण से कर्नल टोड ने इसको देख के बोला था कि ये एट्रस्कन दुर्ग जैसा है। और क्या नाम है इसका, मारवाड़ मेवाड़ सीमा का प्रहरी, है ना। ये मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर स्थित है, इस कारण से इसको क्या बोलते हैं, मारवाड़ मेवाड़ सीमा का प्रहरी। पहले क्या था, जब कुंभा ने, मारवाड़ को, जब कुंभा को जीत लिया था पहले, है ना, कुंभा जब आवल बावल की संधि नहीं हुई थी, उससे पहले मारवाड़ पर भी एक बार एक तरह से शासन था, किसका, कुंभा का। तो कुंभा ने मारवाड़ पे भी कंट्रोल स्थापित करने के लिए, नियंत्रण स्थापित करने के लिए वहां पे कुंभलगढ़ दुर्ग ऐसी जगह पे बनाया था कि मारवाड़ पर भी निगरानी की जा सके और मेवाड़ की निगरानी भी की जा सके। और दूसरी बात ये, संकटकालीन राजधानी बन सकता था। अब इसकी अवस्थिति कहाँ पे, ये राजसमंद जिले में मारवाड़ और मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर सादड़ी गांव के समीप। सादड़ी गांव वैसे पाली में आता है और जो कुंभलगढ़ है ये राजसमंद में आता है। तो सादड़ी गांव के समीप गंधमादन पहाड़ी पर अवस्थित है। कौन सी पहाड़ी पर है, गंधमादन पहाड़ी पर। और अभी अपन ने पढ़ा था कि जो चित्तौड़गढ़ था वो कौन से पठार पे है, मेसा के पठार पर अवस्थित है। और जो अपने कागरों दुर्ग पढ़ा था, ये किस जगह है, ये आहू और काली सिंध जो नदियां हैं उनका जो इनका आहू और काली सिंध नदियों का जो संगम है, उसको सामेला बोलते हैं ना, उसके ऊपर वो अवस्थित है। और ये कुंभलगढ़ कौन सी पहाड़ी पर अवस्थित है, गंधमादन पहाड़ी पर अवस्थित है। वैसे जो परशुराम महादेव का मंदिर है वो सादड़ी गांव में ही है, पाली के सादड़ी गांव में। अब ये किस श्रेणी का है, ये जो हमने दुर्ग की 9 श्रेणियां पढ़ी थी उसमें से किस श्रेणी का दुर्ग है, तो एक तो ये सहाय दुर्ग है ना, यहाँ सहायता करने वाले उपस्थित है हर समय। और गिरी दुर्ग है ना, पहाड़ियों पे बना हुआ दुर्ग है, इसलिए ये सहाय और गिरी दुर्ग है। और एक ध्यान देने वाली बात यह है कि स्थापत्य के प्राचीन भारतीय आदर्शों के अनुरूप बना कुंभलगढ़ गिरी दुर्ग का अच्छा उदाहरण है। गिरी दुर्गों में सबसे अच्छा दुर्ग कौन सा है, कुंभलगढ़ दुर्ग है। इसके निर्माता कौन थे, संप्रति मौर्य, जो अशोक के पोते थे। संप्रति मौर्य ने इसको प्रारंभिक रूप से बनाया था। और वास्तविक निर्माता कौन थे इनके, राणा कुंभा। और इसके वास्तुकार, है ना, वास्तुकार किसके कौन थे, मंडन, जो ये इसके शिल्पी थे। कुंभा की नागौर विजय के, ये विलेनी विजय है, कुंभा की नागौर विजय के उपलक्ष्य में इस दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाया गया था एवं अपनी पत्नी कुंभल देवी के नाम पर कुंभलगढ़ रखा गया। अब इसकी विशेषता क्या क्या है, विशेषता देख लेते हैं। एक तो है कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार बहुत विशेष है ना। ये विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार है, भारत की महादीवार कहा जाता है इसे। इसकी लंबाई कितनी है, 36 किलोमीटर की लंबाई है इसकी। और चौड़ाई कितनी, 8 मीटर, 7 से 8 मीटर की चौड़ाई में ये दीवार है। यानी यहाँ पे 4 घोड़े तो आराम से आर पार आराम से गुजर सकते हैं। 1578 ईस्वी में अकबर के सेनापति शाहबाज खान ने कुंभलगढ़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। यहाँ राणा उदय सिंह का राज्याभिषेक तथा महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। प्रमुख स्थल कौन कौन से इसके, यहाँ देख लेते हैं। एक तो है बादल महल, है ना, इसमें बादल महल है, वहाँ पे किसका जन्म हुआ था, राणा प्रताप का जन्म हुआ था। जाली रानी का मालिया, कुंभा की पत्नी थी सुमति रानी, उसे जाली रानी भी कहते थे, है ना। तो उसका ये यहाँ पे ये कुंभलगढ़ में ये अवस्थित है। फिर आता है कटारगढ़। इस कटारगढ़ को लघु दुर्ग या अंतः दुर्ग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंतः दुर्ग। कटारगढ़ क्या एक अंतः दुर्ग है ना। इसे मेवाड़ की आंख भी कहा जाता है कि इतनी ऊंचाई पे बना हुआ है कि काफी नजर रखी जा सकती है दूर तक, इसलिए इसको क्या कहा गया, मेवाड़ की आंख कहा गया, है ना।
अबुल फजल जो थे उन्होंने यूं कहा था कि ये इतना ऊंचा बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की तरफ देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है। यहाँ पे क्या क्या देखो, एक तो आरेट पोल जो है वो कुंभलगढ़ का प्रवेश द्वार है, महादेव कुंड है, और उड़ना राजकुमार की छतरी है। उड़ना राजकुमार कौन थे? जो सांगा के बड़े भाई थे, पृथ्वीराज सिसोदिया, है ना। वो घोड़ा बहुत तेज दौड़ाते थे, इसलिए उनको उड़ना राजकुमार कहा गया था। पृथ्वीराज सिसोदिया के बारे में एक मशहूर मशहूर इतिहासकार है हरविलास शारदा। हरविलास शारदा ने ये कहा था कि अगर सांगा की जगह पृथ्वीराज सिसोदिया होते तो खानवा युद्ध में जीत पृथ्वीराज सिसोदिया की होती। अब इनकी जो छतरी है वो कितनी खंभों की है? 16 खंभों की छतरी है। और इसके वास्तुकार कौन थे छतरी के? दापना पन्ना। प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं इनके यहाँ पे कुंभलगढ़ में? नीलकंठ महादेव मंदिर, कुंभ श्याम मंदिर, हनुमान मंदिर। कुंभा द्वारा नागौर से जब जीता गया नागौर को, तो वहां से जो हनुमान जी की मूर्ति लेके आए थे और यहाँ पे स्थापित की थी। वेदी मंदिर, वेदी मंदिर में क्या 108 हवन कुंड है, और एक है वामदेव मंदिर। अब अपन पढ़ते हैं रणथंभौर दुर्ग। सवाई माधोपुर में है ये। उपनाम इसके क्या क्या है? एक तो रणघाटी नगर, रणतहपुर, ये दोनों क्या है? प्राचीन नाम है। दुर्गाधिराज, है ना, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। दुर्गाधिराज ऐसे सुनने में ऐसा प्रतीत होता है कि चित्तौड़गढ़ के लिए, लेकिन दुर्गाधिराज किसको कहा गया है? रणथंभौर को कहा गया है। बख्तरबंद दुर्ग, है ना। अबुल फजल ने कहा था कि बाकी सब दुर्ग तो नंगे हैं और ये क्या है? बख्तरबंद दुर्ग है। यानी आप कभी जाओगे रणथंभौर तो ये दूर से नहीं दिखाई नहीं देता है। अब जैसे अपन चित्तौड़गढ़ जाते हैं तो चित्तौड़गढ़ दूर से दिखाई देता है, जोधपुर जाते हैं तो मेहरानगढ़ दूर से दिखाई देने लग जाता है। लेकिन रणथंभौर ऐसा है कि वो पहाड़ियों से ऐसा घिरा हुआ है, उसकी प्राकृतिक स्थिति ऐसी है कि बिल्कुल एकदम से जब अपन पास जाते हैं तब अपन को पता चलता है कि हाँ ये दुर्ग आ गया है। तो एक तरफ से ये बंद दुर्ग है, इसलिए इसको अबुल फजल ने क्या बोला? ये बख्तरबंद दुर्ग है। अवस्थिति कहाँ है? ये किस जगह स्थित है? सवाई माधोपुर में रण व थंब पहाड़ियों पर अवस्थित है। कौन कौन सी पहाड़ियां? रण व थंब, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है? रणथंभौर। अब इसकी जो श्रेणी है कौन सी? एरण दुर्ग और वन दुर्गों में सर्वश्रेष्ठ है। एरण दुर्ग यहाँ पे कंटीली झाड़ियाँ, टेढ़ा मेढ़ा मार्ग, उबड़ खाबड़ रास्ता, है ना, उसको क्या बोलते हैं? एरण दुर्ग बोलते हैं। तो ऐसे में ये उन दुर्गों में सर्वश्रेष्ठ है। कौन सा? रणथंभौर दुर्ग। इसके निर्माता कौन है? इस किसने बनवाया था इनको? 8वीं सदी में अजमेर के चौहान शासक जयंत द्वारा इसको बनवाया गया था। प्राचीन ग्रंथों में निर्माता चंद्रवंशीय रंतिदेव, रंतिदेव, जब प्राचीन ग्रंथ देखते हैं तो वहां पे इसके निर्माता किसको माना गया है? चंद्रवंश के रंतिदेव तथा सपादलक्ष के शासक रंथान देव को भी बताया गया है। तो आपको दोनों याद रखना है, एक तो जयंत, चौहान शासक जयंत, चंद्रवंशी राजा रंतिदेव, और सपादलक्ष के शासक रंथान देव, इनका नाम आपको थोड़ा ध्यान रखना। प्रसिद्ध कथन अबुल फजल ने बोला था कि अन्य सभी दुर्ग तो नंगे हैं और ये एकमात्र बख्तरबंद किला है। 1291 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी को सफलता नहीं मिलने पर चिढ़कर कहा था उसने, है ना, जब उसको सफलता नहीं मिली थी तो उसने चिढ़कर क्या बोला था कि मैं ऐसे 10 किले मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। खैर वो उसकी सोच थी। अमीर खुसरो ने क्या बोला था जब इसको जीत ले गया था अलाउद्दीन खिलजी के बाद, खिलजी के द्वारा? तो अमीर खुसरो ने क्या बोला था कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का गढ़ हो गया है। अब इस दुर्ग की विशेषता क्या है? देखो, एक तो ये हमीर देव की आन बान शान का प्रतीक माना जाता है। जैन दुर्ग को रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है ना। यानी आपको रणथंभौर दुर्ग जीतना है तो पहले आपको जैन दुर्ग जीतना पड़ेगा। पहले अपन ने इससे पहले देखा था जीव रखा पढ़ा था अपन ने, एक श्रेणी, एक अपन ने विशेषता पढ़ी थी दुर्गों की। एक पढ़ा था अपन ने जीव रखा या कवासिस, है ना। जो मूल दुर्ग है उसकी रक्षा के लिए बनाए जाते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? जीव रखा, है ना। तो एक और आप ये समझ लेना कि इनको कुंजी भी कहा जाता है कि उसको दुर्ग, इसको जीतने के लिए इसको पहले खोलना पड़ेगा। तो ये क्या है? चाबी है एक तरह से, कुंजी यानी चाबी। तो जैन दुर्ग को रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहा गया है। प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं? नौलखा दरवाजा, नौलखा महल चित्तौड़गढ़ में था, बनवीर द्वारा बनाया गया, और यहाँ पे नौलखा क्या है? दरवाजा है। ये मुख्य प्रवेश द्वार है। इसका निर्माता नौलखा दरवाजा किसने बनवाया था? जगत सिंह प्रथम, जयपुर के राजा थे, उसने बनवाया था। त्रिपोलिया अंधेरी दरवाजा, ये इसका निर्माण मुगल काल में हुआ था। जयत्र सिंह की छतरी, जो हमीर देव थे उनके पिता थे जयत्र सिंह, है ना, उनकी छतरी थी। उस छतरी का क्या नाम दिया गया? न्याय की छतरी। और ये कितने खंभों की है? 32 खंभों की। एक 32 खंभों की छतरी मांडल में और है, मांडलगढ़ में, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में।
जगन्नाथ कछवाहा की छतरी है, जगन्नाथ कछवाहा की छतरी है। वो भी कितने खंभों की है? 32 खंभों की छतरी है। और ये भी कौन सी कितने खंभों की छतरी है? 32 खंभों की छतरी है। इसके निर्माता क्या कौन थे? हमीरदेव चौहान द्वारा अपने पिता की स्मृति में। एक अधूरा स्वप्न छतरी कौन है? कर्मावती, साका की पत्नी कर्मावती, जो दूसरे साके, जो चित्तौड़ के दूसरे साके में जिन्होंने जोहर किया था। पीर सदरुद्दीन की दरगाह, जोरा बोरा अन्न भंडार, ये थोड़ा ध्यान रखना, जोरा बोरा अन्न भंडार, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। सुपारी महल, ये भी इंपॉर्टेंट है। हिंदू मुस्लिम ईसाई धर्म की एकता का प्रतीक व जोगी महल, है ना। इसकी जो शैली थी इस निर्माण इसकी बनाने की, वो हिंदू मुस्लिम और ईसाई तीनों शैलियों में इसको बनाया गया था। तालाब कौन सा? रानीहाड़ तालाब यहाँ पे। एक है पद्म तालाब, और इसमें जल जोहर किया गया था, किसमें? पद्म तालाब में। त्रिनेत्र गणेश मंदिर, है ना। रणक भंवरा राजवी भी बोलते हैं इनको, त्रिनेत्र गणेश मंदिर, है ना। वैसे त्रिनेत्र शिव जी को बोला गया है, लेकिन यहाँ पे जो मंदिर है उसमें गणेश जी की भी 3 आंखें दिखाई गई है, इसलिए इस मंदिर को क्या कहा गया है? त्रिनेत्र गणेश मंदिर। और एक ही जगह पे है? रणथंभौर में। फिर यहाँ पे शिव मंदिर है। लोक मान्यता है कि हमीर ने अपना शीश अर्पण कर दिया था इस मंदिर पे, है ना। साका कब हुआ था यहाँ पे? 1321 में। ये राजस्थान का पहला साका था। केसरिया क्या था? हमीरदेव चौहान ने यहाँ पे, है ना। अलाउद्दीन खिलजी से लड़ी हुई थी। हमीरदेव चौहान ने केसरी किया था। और उनकी पत्नी थी रंग देवी, इन्होंने क्या किया था? जोहर किया था। और उनकी पुत्र थी देवल दे ने, जो अपन ने पढ़ा था ना पद्म तालाब, इसमें कूद कर अपनी जान दी थी, इसलिए इसको जल जोहर कहा जाता है। विश्वासघात किसने किया था? इसमें रणमल व रतिपाल ने यहाँ पे विश्वासघात किया था। अब हम पढ़ते हैं सोनार दुर्ग जैसलमेर, है ना। सोनारगढ़ बोलते हैं जिसको, है ना। क्या होता है कि ये क्या पीले पत्थरों से बना है। पीले पत्थरों से बना होने के कारण जब भी सूर्य की किरणें इस पे पड़ती है तो ये क्या स्वर्ण जैसा चमकता है, सोने के जैसा चमकता है, इसलिए इसको क्या नाम है? सोनारगढ़ दुर्ग बोला गया है इसको। अब इसके उपनाम क्या क्या है? त्रिकुटागढ़, है ना। ये त्रिकुट पहाड़ी पर बना हुआ है। कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है? त्रिकुट पहाड़ी पर बना हुआ है, इसलिए इसको क्या बोला गया है? त्रिकुटागढ़ बोला गया है ना। एक त्रिकुट, दो चीजें, एक तो एक ये ध्यान रखना, एक आता है त्रिकुट पर्वत, एक आता है त्रिकुट पहाड़ी। दो चीजें, त्रिकुट पर्वत जो है वो करौली में केला देवी माता का मंदिर है ना। केला देवी का मंदिर है। और त्रिकुट पहाड़ी पे क्या है? जैसलमेर दुर्ग है। क्या है? जैसलमेर दुर्ग। तो आपको चीज थोड़ी ध्यान रखनी है कि सोना दुर्ग ये कौन सी पहाड़ी पर? त्रिकुट पहाड़ी पे। और पर्वत पे क्या है? केला देवी का मंदिर है। इसको मरुस्थल का गुलाब बोलते हैं, है ना। इसकी आकृति कैसी है? इसकी आकृति गागरेनुमा है। कैसी आकृति है? गागरेनुमा। तो ऐसे गुलाब की भी आकृति ऐसी होती है, इसलिए इसको क्या बोला गया है? मरुस्थल का गुलाब। इसके और उपनाम देखते हैं अपन। एक है जेसानगढ़। क्या? जेसानगढ़, स्वर्णगिरी, है ना। गोर हरागढ़। इसकी जो पहाड़ी है, एक तो त्रिकुट पहाड़ी है, और इस पहाड़ी का एक उपनाम और है, उसका नाम है गोरहरा पहाड़ी। तो ये इसलिए गोरहरा पहाड़ी पर बना होने के कारण इसे क्या बोला गया? गोरहरागढ़ बोला गया है। कमरकोट दुर्ग, है ना। कमरकोट दुर्ग यानी इसकी जो है ना, जो इसकी जो परकोटा है वो 2 दीवारों से घिरा हुआ है, इस कारण से इसे कमरकोट दुर्ग बोला गया है। और आकृति कैसी है इसकी? गागरेनुमा। और उसकी चित्तौड़गढ़ की आकृति कैसी थी? मछली की आकृति थी। पश्चिमी सीमा का प्रहरी, मैंने बताया था ना 4 सीमा बताई थी। उत्तर में बटनेर, उत्तर सीमा का प्रहरी बटनेर, पश्चिम का जैसलमेर, दक्षिण का चित्तौड़गढ़, और पूर्व का लोहागढ़ भरतपुर। राजस्थान का अंडमान निकोबार भी कहा गया है कि एक बड़े विशाल रेगिस्तान में छोटे सी जगह पे यहाँ पे बना होगा। तो यहाँ पे जैसे अंडमान निकोबार समुद्र में एक छोटे छोटे द्वीप है, उसी तरह से ये जैसे जैसे ये जैसलमेर दुर्ग जो है ये रेगिस्तान बना है, इसलिए इसको क्या बोला गया? राजस्थान का अंडमान निकोबार। स्थान जैसलमेर त्रिकुट या गोरहरा पहाड़ी पर स्थित है। निर्माता कौन थे? जैसल भाटी। कब बनाया? 1155 ईस्वी में। ये बिना चूने के निर्मित है, यानी कोई योजक चूर्ण कोई मिला नहीं था, यानी पत्थर पे पत्थर रख के इसका निर्माण किया गया था। कथन क्या है? यह देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि रेत के समुद्र में लंगर डाला हुआ जहाज। कवि रंगरेला क्या बोलते हैं कि घोड़ा कीचे काठ का, पग कीचे पाषाण, लोह तना लुगड़ा तो जाइजे जेसान। ये किसने बोला? कवि रंगरेला ने बोला है। विशेषता क्या है इसकी? एक तो ये पीले पत्थरों से निर्मित है,
सूर्य की किरणें पड़ने पर यह स्वर्ण की तरह चमकता है, सोने की तरह चमकता है, इसलिए इसे स्वर्णगिरी दुर्ग भी कहा जाता है। सर्वाधिक ऊर्जा यहाँ पे क्या है, यहाँ पर 99 बुर्ज है जो सर्वाधिक है। बुर्ज मैंने बताया ना, एक जो दीवार होती है, दीवार में जो गोलाकार आकृति आगे जो निकली हुई होती है, इसको क्या बोलते हैं, बुर्ज बोलते हैं। और सबसे बड़ी जो बुर्ज है यहाँ पर जैसलमेर में, इसे बोलते हैं दिया बुर्ज। 5 रुपए की टिकट इस पे 2009 में जारी की गई थी। सोनार डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी सत्यजीत रे द्वारा। प्रमुख साके यहाँ पे 2.5 साके हुए थे, ये ध्यान रखना। कितने साके हुए थे यहाँ पे, 2.5 साके। प्रथम साका जो हुआ था वो मूलराज द्वितीय और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य युद्ध हुआ था, उसमें हुआ था। दूसरा साका राव दूदा और फिरोज शाह तुगलक। और जो तीसरा साका जो है, जो अर्ध आधा साका हुआ था, ये 1550 ईस्वी में लूण करण भाटी और कंधार नवाब अमीर अली के मध्य युद्ध हुआ, तब हुआ था। केसरिया तो हुआ, किंतु लूण करण की सेना के जीतने के कारण जौहर नहीं हुआ। अब इसके प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं जैसलमेर दुर्ग में? एक तो है बादल महल। बादल महल जो है, नहीं, पहले पहले प्रमुख मंदिर देख लेते हैं। प्रमुख क्या देखते हैं, पहले मंदिर देख लेते हैं। एक तो है लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर। ये भाटी वंश के शासक स्वयं को लक्ष्मी नारायण जी का दीवान मानते हैं। एक बात बताता हूँ, राजस्थान में एक तो है जयपुर, एक है मेवाड़, और एक ये है जैसलमेर। जैसलमेर के शासक स्वयं को गोविंद देव जी का दीवान मानते हैं। गोविंद देव जी के दीवान मानते हैं। मेवाड़ वाले स्वयं को एकलिंग जी का दीवान मानते हैं। और जैसलमेर वाले लक्ष्मी नारायण जी को का दीवान अपने आप को मानते हैं, है ना, और शासन करते हैं। ये बोलते हैं कि राजा तो कौन है ना। जयपुर वाले बोलते हैं गोविंद देव जी, मेवाड़ वाले बोलते हैं एकलिंग जी, जैसलमेर वाले बोलते हैं लक्ष्मी नारायण जी, और हम उनके क्या है, दीवान है, तो हम दीवान मान के उनका शासन कर रहे हैं। तो एक तो लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है, एक है आदिनाथ जैन मंदिर, 12वीं शताब्दी का प्राचीन जैन मंदिर जो ऋषभ देव जी को समर्पित है। स्वांग्या माता, स्वांग्या जैसलमेर की भाटी राजवंश की क्या है, ये कुल देवी कौन है, स्वांग्या माता। प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं यहाँ पे? बादल महल है ना, ये 5 मंजिला महल जिसका निर्माण सिलावटों ने, सिलावट एक जाति है, क्या एक जाति है जो भारत और पाकिस्तान के में रहती है, दोनों में रहती है। पाकिस्तान में जो रहती है उन्होंने तो मुस्लिम धर्म अपना रखा है, और भारत में जो है उन्होंने हिंदू धर्म अपना रखा है। तो इसका जो निर्माण है बादल महल का, वो सिलावटों ने किया था, और कौन सी शैली में किया था, यूरोपीय शैली में किया था। एक है गजविलास महल, एक है जीन भद्र सूरी संग्रहालय। जीन भद्र सूरी संग्रहालय भारत का एकमात्र हस्तलिखित ताड़पत्र ग्रंथों का दुर्लभ संग्रहालय है। अक्षयपोल दुर्ग का प्रवेश द्वार है। रंग महल एवं मोती महल और जवाहर विलास। अब अपन पढ़ते हैं आमेर दुर्ग के बारे में। आमेर दुर्ग जयपुर में है। प्रारंभिक पहले जो जयपुर का शासन आमेर से चलता था, है ना। जयपुर तो 1727 में बनाया था। उपनाम के क्या है इसके, एक तो है काकिलगढ़, मोमिनाबाद। बहादुर शाह प्रथम मुअज्जम ने जब इसको खालसा घोषित कर दिया था, तो इसका नाम क्या रख दिया था, मोमिनाबाद। और इसकी अवस्थिति कहाँ है, ये काली खोह पहाड़ी पे, कहाँ पे है, काली खोह पहाड़ी, है ना। सबके आपको पर्वतों के, पहाड़ियों के नाम याद रखना है। जैसा चित्तौड़गढ़ था जो मेसा के पठार पे था, गागरोन था वो सामेला पहाड़ी पे, नाम तो याद नहीं रखना, आपको ये ध्यान रखना है कि सामेला पर था जो आहू और काली सिंध नदियों का संगम है। और कुमलगढ़ था वो गंधमादन पहाड़ी पर था। और इससे पहले अपन ने पढ़ा था जैसलमेर, तो जैसलमेर गोरहरा या त्रिकुट पहाड़ी पर अवस्थित है। और आमेर दुर्ग किस पे है, कालीखो पहाड़ी पर है। और कौन से दुर्ग, कैसे, किस श्रेणी का ये, गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है ये। इसकी विशेषता क्या है कि ये किला महल की तरह बना हुआ है, बाकी किले तो सुरक्षा की दृष्टि से बना रखे हैं, और इनके क्या मुगलों से संबंध अच्छे थे, ज्यादा युद्ध नहीं थे, इस वजह से उन्होंने क्या इस किले को क्या महल के रूप में बना रखा है। निर्माण में मुगल शैली का प्रभाव स्पष्ट होता है। इसके निर्माता कौन थे, मानसिंह प्रथम, और शैली क्या थी इसकी, मुगल शैली थी। प्रमुख स्थल देख लेते हैं। एक दीवाने आम, दीवाने खास, आपको दो याद रखना है। दीवाने आम यानी आम लोगों की जब बैठक होती थी वो दीवाने आम, और जो खास आदमी आके बैठते थे वो होता दीवाने खास। तो दीवाने खास को थोड़ा अच्छी तरह से बनाते हैं, ये थोड़ा ध्यान रखना। दीवाने खास को अच्छी तरह बनाएंगे, है ना, कांच की नक्काशी वगैरह की जाएगी, है ना। दीवाने आम में इतनी ज्यादा मेहनत नहीं की जाएगी जो इसमें की गई है। दोनों को ये याद रखना, दोनों को मिर्जा राजा जयसिंह ने बनाया था। किसने बनाया था, मिर्जा राजा जयसिंह ने। बालाबाई की साल, बालाबाई पत्नी थी किसकी, पृथ्वीराज कच्छवाहा की। पृथ्वीराज कच्छवाहा कौन थे, जो खानवा के युद्ध में महाराणा सांगे की तरफ से
आमेर की तरफ से जो लड़ने आए थे वो कौन थे? पृथ्वीराज कछवाहा। तो उनकी पत्नी थी बालाबाई, तो बालाबाई की साल कहाँ पे? आमेर में। सुख मंदिर महल राजाओं का ग्रीष्मकालीन निवास था। सुहाग मंदिर रानियों का निजी महल। मावठा जलाशय, इसके बारे में आपको ध्यान रखना कि इस मावठा जलाशय के किनारे ही दादू दयाल ने रज्जब जी को उपदेश दिया था। केसर क्यारी बाग, शीला माता का मंदिर, आपको याद रखना। देखो दो दो मंदिर है, जगत शिरोमणि मंदिर और शीला माता मंदिर। अब जगत शिरोमणि मंदिर में कौन सी मूर्ति लाई गई थी जिसकी पूजा मीरा क्या करती थी? जो मीरा मंदिर चित्तौड़गढ़ में जो मूर्ति लगी हुई थी, इसी को मान सिंह कहाँ लेके आ गए थे? जगत शिरोमणि मंदिर में लगा दी थी आकर। और जगत शिरोमणि मंदिर था वह जगत इस मान सिंह की पत्नी थी कनकावती, रानी कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में बनाया था। और इसमें कौन सी मूर्ति थी? जिस जो मीरा मंदिर से लाई हुई मूर्ति थी। और एक शीला माता मंदिर। क्या होता है पहले बंगाल में जगह पड़ती है जेसोर। कौन सी जगह? जेसोर। तो जब अकबर क्या था कि इसको जेसोर को जीतना चाहता था, तो जेसोर के राजा ने अपने कुंवर को बोला कि जाओ एक बार देख के आ जाओ कि मुगलों की क्या प्लानिंग है, कैसे क्या कर रहे हैं। तो ये गए थे यहाँ पे। तो यहाँ से आते समय इनको मथुरा में एक काले काले रंग का पत्थर या मूर्ति मान लो वो मिली थी। और वो वही पत्थर था जो जो कृष्ण भगवान की जो बहन थी, है ना, उसको जो कंस जो पटक के मार रहा था ना, तब वो पटक के तो मार नहीं पाया क्योंकि वो तो ऊपर चली गई थी। तो वो जिस पत्थर पे पटक के मारना चाह रहा था, है ना, तो वो पत्थर तो जो था वो काले रंग का पत्थर, वो पत्थर को वो ऊपर कहाँ पे लेके आ गया? उनका जेसोर लेके आ गया। जेसोर लेके आ गया। तो मान सिंह क्या मुगलों की तरफ से लड़ने गया था यहाँ पे बंगाल, जेसोर में जब लड़ाई हुई, तो यहाँ से वो इस काले रंग की इस पत्थर को या मूर्ति को उठा के लेके आ गया और कहाँ लगा दिया? इसको शीला माता के मंदिर में लगा दिया था। ये आपको ध्यान रखना। फिर ये गणेश पोल, वो क्या है? मुख्य द्वार है। कथन क्या है इसके बारे में? फर्ग्यूसन ने इसके बारे में ये बोला कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ द्वार है ये, है ना। ये क्या है? विश्व का सर्वश्रेष्ठ द्वार है। अब अपन पढ़ते हैं भटनेर दुर्ग के बारे में। भटनेर दुर्ग कहाँ पे? हनुमानगढ़। कहाँ पे है ये? घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ में। उत्तरी सीमा का प्रहरी है ना। पहले क्या था कि जो घग्गर नदी थी, जैसे ये है जिसको मान लो आप बटनेर, है ना, बटनेर। और यहाँ पे जो घग्गर नदी आती थी, तो घग्गर नदी क्या करती थी? इसके पहले चारों तरफ खाई थी। जब प्रारंभिक अवस्था में ये दुर्ग था तो इसके चारों तरफ क्या थी? खाई थी। और उस समय घग्गर नदी में पानी भी ज्यादा आता था। तो पानी ज्यादा आता था तो इसके चारों ओर पानी भर जाता था, जिसके कारण यहाँ पे चारों तरफ ये एक तरह से पारिक दुर्ग का श्रेणी में आता था। पहले कौन सी दुर्ग की श्रेणी में आता था? ये पारिक दुर्ग की श्रेणी में आता था। पारिक दुर्ग मान लो, आप इसको जल दुर्ग मान लो, इस श्रेणी में ये आता था। लेकिन बाद में क्या हुआ? जैसे जैसे ये जो खाई थी वो पटती गई मिट्टी से, और इसमें घग्गर नदी में पानी भी कम पड़ गया, जिससे ये अब दानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है। अब कौन सा दुर्ग है ये? दानवन दुर्ग। पहले कौन सी श्रेणी में आता था? ये पारिक दुर्ग की श्रेणी में आता था, है ना। इसका निर्माण भूपत भाटी ने करवाया था, है ना। तो पहले नाम इसका भाटीनेर था। क्या नाम था इसका? भाटीनेर। वही भाटीनेर बन धीरे धीरे अपभ्रंश होके क्या बन गया? बटनेर बन गया, है ना। नेर यानी नगर, नेर यानी क्या होता है? नगर होता है। जैसे होता है ना बीकानेर, है ना, यानी बीका का नगर। गजनेर, जो महाराजा गज सिंह ने बनाया था, जिस इसको बसाया था, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया? गजनेर, है ना। तो नेर नेर जहाँ भी लगता है इसका मतलब नगर होता है वो। तो भाटी ने बसाया इसलिए इसको भाटीनेर कहते थे। अब वो धीरे धीरे क्या नाम पड़ गया इसका? बटनेर पड़ गया। तो ये उत्तरी सीमा का प्रहरी, अब आपको वापस बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो उत्तरी सीमा का प्रहरी, ये जो मैंने बताया था बटनेर उत्तरी सीमा का प्रहरी, पश्चिम में जैसलमेर, दक्षिण में चित्तौड़गढ़ और पूर्व में लोहागढ़ भरतपुर। इसके वास्तुकार कौन थे बटनेर के? बटनेर दुर्ग के केकैया। विशेषता क्या है इसकी? 52 बुर्ज है ना। सर्वाधिक बुर्जें तो कहाँ है? जैसलमेर में कितनी है? 99। सबसे बड़ी कौन सी है? दिया बुर्ज। और यहाँ पे कितनी बुर्जें हैं? 52 बुर्जें हैं। राज्य का राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग यही है, ये ध्यान रखना आपको। राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग। इसका जो परकोटा है वो कच्ची ईंटों से निर्मित है। उत्तरी सीमा का प्रहरी बड़ किवाड़। अब उत्तर बड़ किवाड़ भाटी बोलते हैं तो वो दोनों के लिए, पहले तो कहते थे बटनेर में यहाँ पे भाटी राज करते थे। बाद में जैसलमेर पे जब स्थायी राज हो गया तो जैसलमेर को बोलने लगे उत्तर बड़ किवाड़, है ना। तो आपको दोनों के लिए ध्यान रखना, उत्तर बड़ किवाड़ किस किसका नाम है? एक तो बटनेर का नाम है और एक जैसलमेर का नाम है। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण यहाँ पे झेले गए, है ना। इसके द्वारा सर्वाधिक विदेशी आक्रमण कहाँ पे हुए? बटनेर दुर्ग पे हुए थे, है ना, क्योंकि ये बटनेर की अवस्थित यहाँ पे आप देखो, जैसे ये राजस्थान है ना, ये दिल्ली है, यहाँ पे बटनेर है ना। और यहाँ पे पड़ता है मुल्तान, पाकिस्तान में पड़ता है मुल्तान। तो दिल्ली से
दिल्ली से मुल्तान जाने के रास्ते पे ये भटनेर दुर्ग पड़ता था। ठीक है, फिर वापस आप देखो सिरसा, यहाँ से मुल्तान से सिरसा जाने के लिए भी मार्ग इसी से पड़ता था, भटनेर दुर्ग से। फिर क्या था, जयपुर से लाहौर जाने का मार्ग था, वो भी यहीं होकर निकलता था। तो कहने का मतलब ये था कि इसकी सामरिक स्थिति बहुत महत्वपूर्ण थी, ये बहुत ही मेन इलाके की जगह पर ये अवस्थित था, इस कारण से इस पर बहुत ज्यादा हमले हुए हैं, क्योंकि सारे हमले कहाँ से होते थे, उत्तर पश्चिम से होते थे। और उत्तर पश्चिम से जब आक्रांता आते थे तो सबसे पहले जो उनको दुर्ग मिलता था, कौन सा मिलता था, भटनेर पर। तो आज तक जितने भी सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण जो हुए, वो सबसे ज्यादा किस पे हुए, भटनेर दुर्ग पे हुए, आपको ये बात ध्यान रखनी है। तो सर्वाधिक विदेशी आक्रमण किसने झेले हैं अभी तक, भटनेर ने। और स्थानीय आक्रमण, देशी या स्थानीय आक्रमण किसने झेले, तारागढ़, अजमेर। प्रमुख आक्रमण कौन कौन से हुए थे, 1001 ईस्वी में महमूद गजनवी द्वारा प्रथम विदेशी आक्रमण था। 1398 ईस्वी में मंगोल आक्रमण, है ना, तैमूर लंग द्वारा किया गया था। इस समय राव केलन भाटी यहाँ का शासक था। जब मंगोल आक्रमण, तैमूर लंग ने जब आक्रमण किया था, तब यहाँ का शासक कौन था, राव केलन भाटी। जोहर किसने किया था, ये देखो, हिंदू और मुस्लिम महिलाओं द्वारा एक साथ जोहर किया गया था। और एकमात्र उदाहरण जहां मुस्लिम महिलाओं द्वारा जोहर किया गया, ये एकमात्र उदाहरण मिलता है जहां मुस्लिम महिलाओं ने भी जोहर किया था। कहाँ मिलता है, पटनेर में, तैमूर लंग के आक्रमण के समय में। 1805 ईस्वी में बीकानेर शासक सूरत सिंह द्वारा मंगलवार को विजित करने के कारण नाम परिवर्तन करके इसका नाम हनुमानगढ़ रख दिया गया, इसलिए जिले का नाम भी हनुमानगढ़ है। अब प्रमुख स्थल कौन कौन से यहाँ पे, वो देखते हैं। दुर्ग में बीकानेर शासक दलपत सिंह तथा इसकी रानियों के स्मारक बने हुए हैं, जो इनके साथ सती हुई थी उसके स्मारक बने हुए हैं। किसके, बीकानेर के शासक दलपत सिंह। इनके पिता राजा राय सिंह ने इन्हें यहाँ कैद कर रखा था। देखो, बीकानेर के राजा थे राय सिंह, है ना। तो इन्होंने क्या किया, उस समय इनके राजा राय सिंह के राजा रहते समय ही दलपत सिंह ने विद्रोह कर लिया था। तो दलपत सिंह को कहाँ पे नजरबंद कर लिया था, इस किले में कैद रख दिया था, भटनेर किले में। और यहीं पे इनकी मृत्यु हुई। तो इनके साथ जो रानियां सती हुई थी, इन दोनों इनके स्मारक बने हुए हैं। एक यहाँ पे भद्रकाली माता मंदिर है, गुरु गोरखनाथ मंदिर है, शेर खान का मकबरा मजार, बलबन का चचेरा भाई था ये शेर खान। कालीबंगा संग्रहालय भी यहीं पे है, कालीबंगा से जो चीजें मिली है उन इनका संग्रहालय कहाँ पे है, भटनेर भटनेर दुर्ग में। तैमूर लंग द्वारा अपनी आत्मकथा तुजुक ए तैमूरी, है ना, तैमूर लंग ने जो आक्रमण किया था 1398 में, है ना, उसने जब उसकी पुस्तक लिखी, आत्मकथा लिखी थी तुजुक ए तैमूरी में, उसने क्या लिखा कि मैंने पूरे भारतवर्ष में इतना मजबूत व शक्तिशाली दुर्ग अन्यत्र कहीं नहीं देखा। ये इसकी विशेषता बताती है। अब अपन पढ़ते हैं जूनागढ़ दुर्ग के बारे में। जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में है। इसके उपनाम क्या क्या है, जमीन का जेवर, गढ़ चिंतामणि, राती घाटी और लालगढ़ दुर्ग। एक थोड़ा सा देखना है कि ये लालगढ़ जो, लालगढ़ पैलेस जो है, लालगढ़ दुर्ग या लालगढ़ पैलेस, ये इस जूनागढ़ दुर्ग में नहीं आता है ना, थोड़ा बाहर है ये, है ना, ये बीकानेर सिटी में ही है, इसमें नहीं आता है ये, थोड़ा ध्यान रखना है इसको, इसमें गलती से आ गया ये, है ना। जमीन का जेवर बोलते हैं इसको गढ़ चिंतामणि। चिंतामणि एक उसको भी बोलते हैं जोधपुर को, जोधपुर मेहरानगढ़ दुर्ग को भी बोलते हैं, है ना। चिंतामणि जो करणी माता है ना, जो जोधपुर की जो नींव रखी थी वो भी करणी माता ने रखी थी। और इस जूनागढ़ दुर्ग की जो नींव है वो भी किसने रखी थी, करणी माता ने रखी थी। तो इसलिए वजह से चिंतामणि किसको बोला गया, करणी माता को, इसलिए इसका नाम ही क्या रख दिया है, गढ़ चिंतामणि। राती घाटी किला, है ना। देखो ये क्या है कि ये जो किला है वो लाल पत्थरों से बना है। लाल पत्थरों को राजस्थान में राता बोलते हैं ना। तो राती घाटी किला, यानी लाल दिखने के कारण इसको क्या बोला गया, कैसी घाटी दिखती है, राती घाटी दिखती है, इस वजह से इसको क्या किला, कौन सा किला बोला गया है, राती घाटी किला बोला गया है। लाल पत्थरों से बना, ये थोड़ा ध्यान रखना आपको। जैसलमेर दुर्ग है वो कौन से पत्थरों से बना है, पीले पत्थरों से बना है। और ये कौन से पत्थरों से बना है, लाल बलुई पत्थरों से बना है, ये थोड़ा ध्यान रखना, कौन से पत्थरों से बना है, ये लाल बलुई पत्थरों से बना हुआ है ये। अब इसके निर्माता कौन थे, बीकानेर शासक राय सिंह। मंत्री जो करमचंद्र थे उनकी देखरेख में ये बना था। अब आपको एक बात याद रखनी है, ये जो लालगढ़ जो था ये बाद में बना था। तो राज परिवार जो था बीकानेर का वो किस में शिफ्ट शिफ्ट हो गया था, लालगढ़ में। लालगढ़ में शिफ्ट हो गया तो ये कैसा हो गया, कोई किला, पुराना किला। जो बीकानेर किला कौन सा रह गया था, अब ये पुराना किला हो गया था, क्योंकि नया किला कौन सा हो गया था, लालगढ़। इस कारण से पुराने पुराने को राजस्थान में जूना बोलते हैं, इस वजह से इसका नाम क्या हो गया, जूनागढ़ पैलेस, जूनागढ़ दुर्ग। ठीक है। स्थान बीकाजी की टेकरी, यहाँ पूर्व में एक छोटा दुर्ग था जिसे बीकाजी की टेकरी कहते थे। विशेषता क्या क्या है इसकी, चतुर्भुजाकार आकृति में बना है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चतुर्भुजाकार आकृति में बना हुआ कौन सा दुर्ग है, बीकानेर दुर्ग है। आपको थोड़ा विशेषता राज रखना है, जैसे चित्तौड़गढ़ जो था
वो कैसा था, मछली की आकृति का था, है ना। जो जैसलमेर जो था वो कैसी आकृति उसकी, गागरे नुमा आकृति, गागरे नुमा आकृति थी उसकी। और एक ये क्या नाम है इसका, अभी जो अपन पढ़ रहे हैं ये बीकानेर, इसकी आकृति कैसी है, चतुर्भुजाकार। कैसी आकृति है इसकी, चतुर्भुजाकार। और अपन ने शुरू में पढ़ा था कि जोधपुर की जो किला है उसकी आकृति कैसी है, काकामुखी। कैसी आकृति है उसकी, काकामुखी आकृति है। यहाँ कितनी बुर्जें हैं टोटल बीकानेर में, 37 बुर्जें हैं। जो अपन ने इससे पहले जो अपन ने भटनेर दुर्ग के बारे में पढ़ा था, तो भटनेर दुर्ग में कितनी, उसमें कितनी बुर्जें थी, उसमें 52 बुर्जें थी। और जो जैसलमेर दुर्ग था उसमें कितनी बुर्जें थी, 99 बुर्जें थी। ये पारीक दुर्ग की श्रेणी में आता है। ये थोड़ा गलत हो गया यहाँ पे, ये पारीक दुर्ग की श्रेणी में नहीं आता है ना। पारीक तो जहाँ पे जो चारों तरफ खाई होती है उस श्रेणी में आता है ना, तो ये थोड़ा सा गलत हो गया, पारीक दुर्ग की श्रेणी में नहीं आता है ये धानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है एक तो। और एक ये समतल जमीन पे बना हुआ है ना। ये बाकी ये एक ही किला है जो समतल जमीन पे बना है ना, बाकी सारे किले क्या पहाड़ी वगैरह पे बने हुए हैं। जूनागढ़ के लकड़ी की छत व भित्ति चित्र प्रसिद्ध है। भित्ति चित्र कहाँ के प्रसिद्ध है, बीकानेर के प्रसिद्ध है। राजपूत मुगल शैली में निर्मित है। ये जो बाद में जो मुगलों से संबंध अच्छे हो गए थे, तो आमेर का जो राजा था पान सिंह, उसके मुगलों से संबंध अच्छे थे, राय सिंह के भी मुगलों से संबंध अच्छे थे। तो इन दोनों के समय में दोनों किले निर्मित हुए थे। आमेर किला कब बना था, मान सिंह के समय में, और ये किला कब बना था, राय सिंह के समय। तो इन दोनों पे क्या होता है, मुगल शैली का प्रभाव दिखाई देता है। प्रमुख स्थान कौन कौन से, ये देखो आप। अनूप महल, यहाँ शासकों का राज तिलक किया जाता था। तो शासकों का राज तिलक कहाँ किया जाता था, अनूप महल में। गंगा विलास महल भगवान कृष्ण के भित्ति चित्र है। महल बहुत सारे यहाँ पे, महल बहुत बनाए हैं, है ना। तो महलों का नाम थोड़े से याद रखने हैं। रतन निवास, रंग महल, कर्ण महल, राजा था कर्ण सिंह, छत्र निवास, लाल निवास, सरदार निवास, विक्रम विलास। अपन जब महल पढ़ेंगे तब और इनको अच्छे से पढ़ेंगे। देखो दो बुर्ज, दो थोड़ी फेमस बुर्ज है, एक तो चीनी बुर्ज और एक सुनहरी बुर्ज, थोड़ा ध्यान ना याद रखना। और टोटल कितनी बुर्ज है यहाँ पे, 37 बुर्ज है ना, 37, 37, 37 बुर्ज है। यहाँ पे सूरजपोल जो है वो किले का प्रवेश द्वार है, जहां पर जयमल व फत्ता, याद करो जयमल व फत्ता कहाँ लड़े थे, चित्तौड़गढ़ के तीसरे और अंतिम साके में ये दोनों लड़े थे। जयमल और फत्ता की गजारूढ़, गजारूढ़, गज प्लस आरूढ़ यानी गज पे चढ़ी हुई, आरूढ़ यानी चढ़ा हुआ, सवार, है ना। तो गज यानी हाथी पे सवार जो मूर्तियां है वो कहाँ लगी हुई है, बीकानेर में। जो सूरजपोल है, जो प्रवेश द्वार है, वहां पे रखी हुई है। यहीं पर राय सिंह प्रशस्ति भी उत्कीर्णित है। और राय सिंह प्रशस्ति का थोड़ा ध्यान रखना कि राय सिंह प्रशस्ति है ना, वो संस्कृत में है। कौन सी भाषा में, वो संस्कृत भाषा में है। एलपी टेसीटोरी संग्रहालय है ना, एलपी टेसीटोरी ने यहाँ पे बहुत सारी रिसर्च की थी, है ना। उधर रंग महल, बड़ोपल, तो वहां से उन्होंने जब संग्रहालय अपना बनाया तो उस संग्रहालय का नाम है एलपी टेसीटोरी संग्रहालय। अनूप संस्कृत संग्रहालय, अनूप सिंह जी जो राजा थे यहाँ पे उन्होंने बनवाया था। लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है, हैरम्ब गणपति का मंदिर है। यहाँ थोड़ा ध्यान रखना, अपन ने पढ़ा था रणथंभौर में कैसी गणेश जी थे, त्रिनेत्र गणेश जी, 3 आंखों वाले। और यहाँ पे कौन से गणेश जी है, सिंह पर सवार एकमात्र गणेश जी की मूर्ति, जो शेर पर सवार जो मूर्ति है वो यहीं पे है, हैरम्ब गणपति। और त्रिनेत्र गणेश जी रणथंभौर। 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर, इस मंदिर की मूर्तियां बीकानेर शासक अनूप सिंह दक्षिण भारत से लेकर आए थे। अनूप सिंह को जब दक्षिण भारत में जब लड़ने के लिए भेजा था मुगलों के समय में, तो वहां से वो 33 करोड़ देवी देवताओं की मूर्तियां वहां से लेके आए थे, है ना। और देखो 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर जो है वो कहाँ पे, बीकानेर पे। और 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहाँ पे है, मंडोर जोधपुर में। ये आपको थोड़ा सा अंतर स्पष्ट होना चाहिए। और यहाँ पे 33 कोटि के देवता होते हैं, है ना। कोटि यानी प्रकार, कोटि के देखो, कोटि के अनेकार्थक शब्द है। कोटि का अर्थ करोड़ भी होता है और कोटि का अर्थ प्रकार भी होता है ना। तो 33 कोटि के देवी देवता होते हैं, लेकिन अब क्या कोटि का क्या कर दिया, करोड़ कर दिया, ठीक है। हर मंदिर यहाँ पर पहुंचने के लिए लिफ्ट लगी हुई है, थोड़ा ये ध्यान रखना। लिफ्ट कहाँ लगाई गई है, हर मंदिर में पहुंचने के लिए लिफ्ट लगाई गई है। सूर सागर तालाब इसे 2008 में पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया गया। इस गढ़ के बारे में प्रचलित कथन क्या है, इन महलों की दीवारें बोलती भी है। यानी यहाँ पे जो इसका मतलब ये, इसका तात्पर्य ये हुआ कि यहाँ की जो दीवारें हैं, यहाँ पे अलग, पहले तो भित्ति चित्र बहुत सारे हैं और सब पे अलग अलग इतिहास है, सब राजाओं का अलग अलग इतिहास है। इस वजह से क्या है कि ये अपनी अपनी कहानियां बोलती हैं दीवारें। इस वजह से क्या कहा गया इसके लिए कि इन महलों की दीवारें बोलती भी है। धन्यवाद।